नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम सीखेंगे कक्षा 10वीं एनसीईआरटी बुक के गणित में प्रश्नावली 1.3। इसमें 3 प्रश्न हैं और हम इन तीनों प्रश्नों को हल करने वाले हैं। जब हम इन प्रश्नों को हल करेंगे, आप एग्जाम में किस प्रकार से इन सभी प्रश्नों को बड़े इजी तरीके से कर सकते हैं, इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट है उसमें क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, आज हम पूरी तरीके से उसको बताएंगे एक एक करके। तो कहीं मत जाइए, आप इस चैनल पर पूरी तरीके से बने रहिए और हम आपको इसी चैनल पर कक्षा 10वीं एनसीईआरटी बुक की जितने भी सब्जेक्ट हैं उसमें जितने भी सवाल हैं उन सभी को हम आप सभी को हल कराने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहें आखिरी तक, कहीं मत जाइए, क्योंकि परीक्षा बहुत नज़दीक आने वाली है और आप सभी लोगों को इसमें से कम 2 या 3 नंबर के प्रश्न तो पूछे ही जाएंगे। इसीलिए ये जो चैप्टर है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये एक थ्योरी है जिसे हमें सॉल्व करना पड़ता है। तो आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए, और कहीं पर भी कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए अपने सवाल की तरफ चलते हैं। हमारा जो पहला सवाल है वो कहता है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हल लिख लेते हैं। ठीक है, हल लिख लेते हैं। जब हम हल लिखेंगे तो हल में क्या है, सबसे पहले हम इसके विपरीत मान लेते हैं और लिख लेते हैं कि हम, ठीक है, इसके विपरीत, हम इसके विपरीत मानते हैं। ठीक है, मानते हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है। हम इसके ठीक विपरीत मान लेते हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है जिसे P/Q के रूप में लिखते हैं। ठीक है, लिखते हैं जहां पर P/Q के रूप में लिखते हैं जहां पर Q बराबर नहीं है 0 के, तथा P और Q दो पूर्णांक हैं, तथा P और Q दो पूर्णांक हैं और एक इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड है। एक इनका उभयनिष्ठ रहेगा, उभयनिष्ठ गुणनखंड है, पूरा उभयनिष्ठ गुणनखंड है। ठीक है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। और आप लिख सकते हो P और Q सह अभाज्य गुणनखंड है, जबकि मतलब वही हो गया कि उभयनिष्ठ गुणनखंड है। ठीक है, अब हम सॉल्व करेंगे। हमने जब माना है कि यह एक परिमेय संख्या है उसको P/Q के रूप में, तो लिख देंगे P/Q बराबर √5। ठीक है, √5 हमने मान लिया। चलिए अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का हम वर्ग कर देते हैं। लिख देते हैं कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो ये हो जाएगा P/Q का स्क्वायर, फिर ये हो जाएगा √5 का स्क्वायर। आप जब इसका करोगे तो ये हो जाएगा P² बटे में Q²। √5 का स्क्वायर करोगे तो देखिए √5 गुणे √5 और ये बड़ा सा हो जाएगा 25। अब जब ये 25 हो जाएगा, जब आप इसको तोड़ेंगे तो 5 गुणे 5 हो जाएगा। जब √ हटाओगे तो ये जोड़ा बनता है। तो जोड़े में कितनी संख्या है, 5 का कितना जोड़ा है, एक जोड़ा है, तो यही हो जाएगा 5। और ये आप लोगों ने कक्षा 6, 7, 8 में और 9 में किए होंगे, आपको मालूम है। तो ये हो गया 5। ठीक है, अब जब 5 हो गया, हमने इसका स्क्वायर कर दिया तो 5 आ गया।
जब ये 5 आ गया तो आप इसका तिर्यक गुणा कर दीजिए, ठीक है। इसको आप बटे में 1, तो 1 का गुणा पी स्क्वायर से और क्यू स्क्वायर का गुणा 5 से, तो ये क्या हो जाएगा कि पी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 5 क्यू का स्क्वायर, 5 क्यू का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, 5 क्यू का स्क्वायर आ जाएगा। एक चीज और इसको देख लीजिए, यहाँ पर जो 5 है गुना हुआ है, जब 5 गुना हुआ है इस साइड आएगा तो भाग, तो ये हो जाएगा p का स्क्वायर बटे में 5 बराबर q का स्क्वायर, p स्क्वायर बटे में 5 बराबर q का स्क्वायर। अब इस चीज को देखना है, इस चीज को देखना है, यहाँ पर जब हम लिखेंगे कि यदि, अब लिख देते हैं कि यदि, यहाँ पर यदि नहीं लिखेंगे, यहाँ पर 5 पी स्क्वायर को विभाजित, पी स्क्वायर को विभाजित करता है, अतः जो 5 है वो p को भी विभाजित करेगा, ठीक है। क्यों करेगा हम आपको बता रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए कि इधर पर हम लिख लेते हैं, देखिए हम क्या बोले कि यहाँ पर 5 जो है वो पी स्क्वायर को विभाजित करता है, अतः 5 पी को भी विभाजित करेगा। तो इसको हम कैसे करेंगे, देखिए मान लेते हैं कि यहाँ पर पी स्क्वायर बटे में 5 है, पी स्क्वायर बटे में 5 है, हम p बराबर कुछ रख लेते हैं, हमने p बराबर मान लीजिए कि 10 रख दिया, ठीक है, 10 रख दिया। तो चलिए अब 10 का स्क्वायर बटे में 5, अब देखिए 10 का जो स्क्वायर होगा वो कितना हो जाएगा 100 बटे में 5। अगर आप इसको काटोगे 5 दूनी के 10 और 5 दूनी के 10 और इधर आ जाएगा 0। ये जो 5 है इसको कितनी बार में काट रहा है, तो 20 बार में काट रहा है, ठीक है। एक चीज ये हो गई। अब दूसरी चीज, ये जो p है, ठीक है, अब p का अगर हम स्क्वायर हटा दें, अब p बटे 5 हो जाएगा। अब p बटे जब 5 हो जाएगा तो p की जगह पर हमने 10 रखा है, 10 रख देंगे, नीचे 5, तो ये जो 5 है ये कितनी बार में काट दे रहा है, 2 को काट, यानी कि ये जो 5 है, यदि ये 5 इस स्क्वायर को काट रहा है कितनी बार में, 20 बार में, तो ये जो 5 है और p बराबर हमने अगर 10 रखा है तो ये इसको भी काट देगा। और यही चीज हमने यहाँ पर लिखा है कि यहाँ पर 5 p स्क्वायर को विभाजित करता है, अतः 5 p को भी विभाजित करेगा। हम इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, ठीक है, समीकरण नंबर 1। ओके, अब चलते हैं यहाँ पर। हमने जब समीकरण नंबर 1 माना है, जब समीकरण नंबर 1 माना है तो अब हम क्या करेंगे कि p बराबर 5m रखने पर, ठीक है, रखने पर हमने 5m ये जो रखा है, यहाँ पर हमको √5 को सिद्ध करना है। अगर √3 आए, √2 आए, √7 आए, √9 आए, √8 आए, तो आप वहां पर वही संख्या लिख करके साइड में आप m लिख दीजिए, a लिख दीजिए, b लिख दीजिए, जो मन करे आप रख सकते हैं। अब हम ये जो है इसी में मान को पुट करेंगे जो हमने परिमेय संख्या मानी है। तो परिमेय संख्या क्या मानी है, p बटे के q बराबर √5, ठीक है, √5 है। अब चलिए हम p बराबर m रख देते हैं। अब इसको पहले अगर हम सॉल्व कर लेंगे, तिर्यक गुना कर देते हैं। जब हम तिर्यक गुना करेंगे तो हो जाएगा p बराबर √5q हो गया। तो p बराबर हमने 5m रखा है तो रख देते हैं कि 5m बराबर √5q। अब दोनों पक्षों का इधर पर लिख देते हैं कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है, नहीं इधर ही लिख देते हैं, ठीक है, जाने दीजिए, इधर पर लिख देते हैं, आगे सवाल सॉल्व कर लेंगे। लिखते हैं कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब दोनों पक्षों का हम वर्ग करेंगे तो इधर देखिए ना 5m का स्क्वायर हो जाएगा और √5 और q का स्क्वायर हो जाएगा।
तो इधर 5 × 25 यम स्क्वायर हो जाएगा। और अंडर रूट में हमने इधर पर देखिए, जब ये अंडर रूट था, जब इसका स्क्वायर किया तो 5 हो गया, तो ये हो जाएगा 5, और ये जो क्यू है वो हो जाएगा क्यू का स्क्वायर। अब इसको काट सकते हो, बिल्कुल, ये जो 5 है इसको काट देगा, 5 × 25, ये हो जाएगा 5 यम का स्क्वायर, और इधर हो जाएगा क्यू का स्क्वायर। अब देख लीजिए, ये जो 5 है इसका गुना हुआ है, जैसे यहाँ पर ये जो 5 इसका गुना हुआ तो हमने इसके इधर पर ला करके भाग कर दिया, इसको भी करेंगे तो ये हो जाएगा यम का स्क्वायर बराबर क्यू का स्क्वायर बटे में 5, क्यू का स्क्वायर बटे में 5। अब देखिए, ये जो समीकरण नंबर 1 था, अब इसको लिख सकते हैं समीकरण नंबर 2, लिख देंगे इसको कि समीकरण 2। समीकरण 2 में क्या है, यहां पर भी लिखेंगे कि यहां पर भी 5 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है। अतः 5 क्यू को भी विभाजित करेगा। ठीक है, हमने ये आपको समझाया है कि कैसे करेगा, इसको समझाने की आपको आवश्यकता नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इधर पर लिख लेते हैं। आप इस तरीके से मत लिखिएगा, आपको कॉपी मिलेगी, उसके नीचे आप लिखते चले जाइएगा। ठीक है, हमारे पास ब्लैक बोर्ड है, इसीलिए हम साइड में लिख रहे हैं। पहले इसको कर दिया, फिर ये दूसरा कर दिया, अब तीसरा पन्ना समझ लीजिए कि ये तीसरा पन्ना है। तीसरे पन्ने पर हम क्या लिखेंगे कि समीकरण 1 व समीकरण, आप पूरा लिखिएगा, समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से हमें क्या पता चला, 2 से पता चलता है कि 5 पी तथा क्यू दोनों को विभाजित करता है। इधर देखिए, ये जो 5 है पी को भी काट रहा है, 5 पी को भी काट रहा है, और 5 क्यू को भी विभाजित करेगा, यानी कि इधर पर भी ये 5 काट रहा है। समीकरण 1 और समीकरण 2 से पता चलता है कि 5 पी तथा क्यू दोनों को विभाजित करता है। अतः 5 पी तथा क्यू का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। जबकि इधर पर क्या लिखा है कि जबकि P तथा Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 1 होता है। इधर पर हमने क्या लिखा है कि और 1 इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड है। ठीक है, 1 इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड है। हमें पता है कि P तथा Q उभयनिष्ठ गुणनखंड है। समीकरण 1 और समीकरण 2 से हमें पता चलता है कि 5 P तथा Q दोनों को विभाजित करता है, अतः 5 P तथा Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, जबकि P तथा Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होता है। इसलिए हमारी कल्पना या हमने कल्पना ही माना था, इसीलिए हमारी कल्पना गलत है कि √5 एक परिमेय संख्या है।
एक परिमेय संख्या है, यानी कि इसीलिए हमारी कल्पना गलत है कि √5 एक परिमेय संख्या है, जबकि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यही हमारा क्या है, तो यही हमारा आंसर है। ठीक है, इसको अगर आप समझ गए तो आप इस तरीके के किसी भी सवाल को आप लगा सकते हो। ठीक है, तो ये जो हमारा पहला सवाल है ये पूर्ण रूप से सॉल्व हो गया, और इसको करना कैसे है हमने आपको बता दिया। ये पहला पन्ना, ये दूसरा पन्ना, और ये चलिए अब हम दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। दूसरा सवाल क्या है, सबसे पहले उसको देख लेते हैं। दूसरे सवाल में लिखा है कि यहाँ पर जो सवाल है वो दूसरा है। दूसरे सवाल में लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए हम इसे भी सिद्ध करते हैं। तो चलिए सिद्ध करने से पहले लिखेंगे कि हल। ठीक है, हल में क्या लिखेंगे कि इसके विपरीत कल्पना करते हैं कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अगर ये परिमेय संख्या है तो हम इसको क्या करेंगे, इसके विपरीत कल्पना करते हैं कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, अतः इसे P/Q के रूप में लिखते हैं। ठीक है, P/Q के रूप में लिखते हैं, जहां पर Q बराबर नहीं है 0 के, जहां पर Q ने बराबर नहीं है 0 के, तथा P और Q दो पूर्णांक है, P तथा Q दो पूर्णांक है, और इसका एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। ठीक है, ए इसका एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो अब चलिए सिद्ध करते हैं। हमने माना क्या है, कल्पना किया है कि 3 + 2 √5 बराबर किसके हैं, एक परिमेय संख्या के। परिमेय संख्या को किस में लिखते हैं, P/Q के रूप में हम लिखते हैं। जब हमने इसको P/Q के रूप में लिखा तो अब हम क्या करेंगे, इसका हम तिर्यक गुणा करेंगे। पहले हम पक्षांतरण इसका कर देते हैं। पक्षांतरण करेंगे तो ये हो जाएगा 2 √5 बराबर, इधर 3 प्लस है तो इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा P/Q माइनस में 3, नीचे 1 आ जाएगा, 1 छिपा रहता है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 √5 बराबर, अगर इसका हम एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा Q को अगर Q से भाग देंगे बचेगा 1, उस 1 का हम P में गुना कर देंगे, ये हो जाएगा P। 1 से Q का भाग देंगे तो जाएगा Q, और Q को 3 में गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 3Q। ठीक है, इधर पर जो 2 है, इधर 2 का गुना हुआ है, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग दिया जाएगा, तो ये हो जाएगा √5 बराबर, इधर हो जाएगा P माइनस 3Q बटे भी, इधर आ गया 2Q। ठीक है, 2Q। एक चीज इधर पर देखो, ये जो √5 है ये अपरिमेय संख्या है, और ये जो है यह एक परिमेय संख्या है, तो हम लिख देंगे इधर पर क्या लिखेंगे कि यहाँ पर P
और Q दो पूर्णांक हैं, दो पूर्णांक हैं तथा 2 और 3 भी पूर्णांक हैं, 2 और 3 भी पूर्णांक है। पूर्णांक क्या क्या होता है आप सभी लोगों को मालूम है, धनात्मक और ऋणात्मक जितनी भी संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं, पूर्णांक होती हैं। पूर्णांक हमको मालूम है, यहाँ पर P और Q दो पूर्णांक है तथा 2 और 3 भी पूर्णांक है। ये जो 2 है और ये जो 3 है ये भी पूर्णांक है। यदि ये सभी पूर्णांक है तो फिर क्या हो जाएंगे, अतः P माइनस 3Q बटे में 2Q, अतः P माइनस 3Q बटे में 2Q एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, इसको लिख सकते हैं कि यहाँ पर P और Q दो पूर्णांक हैं तथा 2 और 3 भी पूर्णांक है, अतः P माइनस 3Q बटे में 2Q एक परिमेय संख्या है। इसलिए ठीक है, अगर ये परिमेय संख्या है इसलिए यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए एक परिमेय संख्या, इसलिए एक परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है। ठीक है, यदि अगर ये दोनों बराबर ही होते हैं तो फिर हमें सिद्ध करने की क्या जरूरत है, अगर दोनों बराबर होते हैं। देखिए ना, इधर पर √5 अभी हमने सिद्ध किया था कि √5 एक अपरिमेय संख्या है और यहाँ पर जितनी भी धनात्मक ऋणात्मक संख्या होती हैं वो पूर्णांक होते हैं, जो कि हम उसे परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। तो ये जो है हमने इसको परिमेय संख्या के रूप में लिखा है। √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो कभी भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है, इसीलिए यह एक परिमेय संख्या है। ये एक परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होगी। इसलिए यहाँ पर क्या होगी हमारा कि हमारी जो कल्पना है कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। हमारी कल्पना है कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, जबकि हमारी कल्पना गलत है। यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है, हमारी कल्पना गलत है। हमारी कल्पना गलत है कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, जबकि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसको फिर से देख लो। इसके विपरीत हम कल्पना कर लेते हैं, इसके विपरीत कल्पना करते हैं कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, अतः इसे हम P बटे Q के रूप में लिखते हैं, जहां पर Q बराबर नहीं है 0 के, तथा P और Q दो पूर्णांक है, इसका एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। ठीक है, इसका एक जो होता है वो उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है। हम अपने जो हल किया है, जो हमने माना है, उसके मानानुसार क्या करेंगे, 3 + 2 √5 बराबर P बटे Q हो गया। हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इसका जब पक्षांतरण करेंगे, पक्षांतरण किया तो हमारे पास P - 3Q बटे में Q आ गया। इधर पर जो 2 था,
इधर पर गुना हुआ था, हमने इधर पर इसका जब भाग कर दिया तो ये क्या हो गया, p माइनस 3q बटे में 2q आ गया। हमने यहाँ पर जितनी भी परिमेय संख्या थी उसको एक साइड में कर लिया, अपरिमेय संख्या को एक साइड में कर लिया। परिमेय अलग कर दिया, अपरिमेय अलग कर दिया, परिमेय अलग कर दिया। यहाँ पर p तथा q दो पूर्णांक हैं, हमने यहाँ पर लिखा है कि ये दो पूर्णांक है, तथा 2 और 3 भी पूर्णांक है। हमको मालूम है कि पूर्णांक संख्या कौन कौन सी होती है, 2 और 3 भी पूर्णांक है, हमने लिख लिया। अतः p माइनस 3q बटे में 2q एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या, इसीलिए एक परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है, इस बात को हम जानते हैं, ठीक है। इसीलिए बराबर नहीं होती है। हमारी कल्पना गलत है कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, जबकि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। और ये हमारा जो क्या है, यही हमारा आंसर है, ठीक है। तो हमने दूसरे सवाल को भी पूरी तरीके से सिद्ध कर दिया है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, और लिखना क्या है, ये हमको लिखना ही पड़ेगा। लिखने के अलावा इसके पास कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि जब भी कोई एग्जामिनर्स कॉपी को जांचेगा तो वो हमसे पूरा स्पष्ट होकर के ये पूछेगा, और वो हमको उसको बताना पड़ेगा कि आखिर रीजन क्या है, क्योंकि हम थ्योरी को सॉल्व कर रहे हैं। जब थ्योरी को सॉल्व करेंगे तो हमको संपूर्ण बताना पड़ेगा कि चीज़ें कैसे कैसे हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, कि किसकी वजह से क्या परिमेय है, क्या अपरिमेय है, ये सारी चीज़ें हमको बतानी पड़ेगी, क्योंकि हम थ्योरी को सॉल्व कर रहे हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर चलते हैं तीसरे सवाल। चलिए अब तीसरे सवाल की तरफ चलते हैं। तीसरे सवाल में क्या लिखा है, पहले उसको पढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न कहता है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। पहला है 1/√2, दूसरा है 7/5, और तीसरी सवाल है 6 + √2। हमें इन तीनों सवालों को हमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, कि ये तीनों संख्याएं अपरिमेय हैं। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले पहली वाली संख्या को ले लेते हैं, ठीक है। पहली वाली संख्या को लेते हैं 1/√2, यानी कि 1/√2। चलिए इसको हम सिद्ध करते हैं। सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे कि हल, ठीक है। सबसे पहले लिख लेते हैं हल। जब हम हल लिखेंगे तो हल करने के लिए क्या करेंगे, हम कल्पना करते हैं, ठीक है। कल्पना करते इसके विपरीत, ठीक है, लिख लेते हैं कि इसके विपरीत कल्पना करते हैं, या मानते, इसके विपरीत कल्पना करते हैं कि 1/2, ठीक है। 1/√2 एक परिमेय संख्या है। हमने मान लिया किसी भी परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिखते हैं, ठीक है। लिखते हैं जहां पर q बराबर नहीं है 0 के, जहां पर q बराबर नहीं है 0 के, तथा p और q दो पूर्णांक हैं, और एक इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड है। एक इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड है, ठीक है। अब हमने इतना कर लिया तो चलिए इसको देखते हैं। अब क्या हो जाएगा, 1/√2 बराबर क्या हो जाएगा, p/q
क्यू, यानी कि P बटे में Q। अब हम इसका क्या करेंगे, तिर्यक गुना कर लेते हैं। जब तिर्यक गुना करेंगे तो ये आ जाएगा Q बराबर, ठीक है, P√2, P√2। अब हम दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। जब दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर लिखते हैं कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जब हम वर्ग कर देंगे तो ये हो जाएगा Q का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा किसका, Q का स्क्वायर बटे में P√2 का स्क्वायर हो जाएगा। जब ये हो जाएगा तो इधर हो जाएगा Q का स्क्वायर बराबर, इधर आप इसको लिख सकते हो वही हमने जो बताया है, तो अंडर रूट हट जाएगा तो इधर आ जाएगा 2 और इधर आ जाएगा P का स्क्वायर, ठीक है। अब इधर 2 का गुना हुआ है तो भाग दे देंगे इसको इस साइड में, तो ये हो जाएगा Q का स्क्वायर बटे में 2 बराबर P का स्क्वायर, ठीक है, बटे में P का स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, P स्क्वायर बराबर, इधर पे देख लीजिए Q का स्क्वायर बटे 2 बराबर P का स्क्वायर है। अब यहाँ पर देखिए क्या दिया है, यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर दिया है कि यहाँ पर क्या दिया है देख लीजिए, 2 है, यहाँ पर लिखेंगे कि यहाँ पर हम इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, ठीक है, हम इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। इधर पर लिख देते हैं समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1 पर देखेंगे कि यहाँ पर 2 कॉमा दे देंगे कि 2 कॉमा Q स्क्वायर को, जो Q स्क्वायर को विभाजित करता है, विभाजित करता है। यहाँ पर 2 Q स्क्वायर को विभाजित करता है, अतः 2 P को भी विभाजित करेगा। हमने ये पहले ही आपको समझाया है कि ये कैसे विभाजित करेगा, पहले वाले सवाल में हमने सीखा है। तो चलिए अब इधर पर लिख लेते हैं, ये जो Q है, Q बराबर, इधर पर लिख लेते हैं कि Q बराबर, अब देखिए यहाँ पर हमको √2 दिया है, तो हम लिख देंगे कि 2m रखने पर जो सिद्ध करना रहेगा हम उसी को रखेंगे। जब हम 2 रख देते हैं, जब 2 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, जब 2 रख देंगे Q बराबर, तो इधर पर चलिए Q बराबर P√2, तो रख देते हैं 2m बराबर P√2 हो गया। अब दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जब हमने वर्ग कर दिया तो ये हो जाएगा 2m का स्क्वायर और इधर P√2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 दूनी के 4 m का स्क्वायर और इधर अंडर रूट हटेगा तो ये आ जाएगा 2 और ये जो P है P का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो 2 कट जाएगा, 2 1 में 2, 2 दूनी के 4, 2 बार में काटेगा तो ये हो जाएगा 2m का स्क्वायर, इधर P का स्क्वायर। अब देखते हैं कि इधर जो 2 है वो गुना हुआ है, इधर पर जाएगा तो भाग हो जाएगा। तो अब हम लिख देते हैं कि m का स्क्वायर बराबर P का स्क्वायर बटे में 2, P का स्क्वायर बटे में 2, हम इसको मान क्या लेते हैं, समीकरण नंबर 2, ठीक है, समीकरण नंबर 2। इधर समीकरण नंबर 1 में देखो यहाँ पर 2 जो है वो Q स्क्वायर को विभाजित करता है, तो 2 P को भी विभाजित, Q इधर पर आएगा, Q को भी विभाजित करेगा। अब इधर पर देख लेते हैं, सेम यही चीज हम इधर पर लिख देंगे कि यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर
दो पी स्क्वायर को विभाजित करता है अतः दो कॉमा पी को विभाजित करेगा। ठीक है, करेगा, ये तो कंफर्म है। अगर कोई भी संख्या हो, क्योंकि ये उसका गुणनखंड बन गया ना, इसीलिए अगर p के स्क्वायर को भी काट दे रहा है तो वो p को भी काट देगा। हमने इसके पहले आपको समझाया है। अब चलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे। ठीक है, अब लिखते हैं कि समीकरण एक तथा समीकरण दो से पता चलता या सिद्ध होता है कि, लिख देते हैं सिद्ध होता है, समीकरण एक और समीकरण दो से सिद्ध होता है कि दो पी तथा क्यू दोनों को विभाजित करता है। अतः दो पी तथा क्यू का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। जबकि हमें मालूम है कि इनका P और Q का इनका जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो क्या है, एक है। जबकि P तथा Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड एक होना चाहिए। ठीक है, एक होना चाहिए। जबकि इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड एक होना चाहिए, या लिख सकते हो कि एक होता है। अतः हमारी कल्पना गलत है कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। जबकि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इधर पे देख लीजिए, इधर पर इसके विपरीत कल्पना करते हैं कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। किसी भी परिमेय संख्या को हम P/Q के रूप में लिखते हैं, जहां पर Q बराबर नहीं है 0 के, ये बात हमें पता होती है। P और Q दो पूर्णांक हैं और एक इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है। ठीक है, एक इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है। अब हम इसी अपने कल्पना के हिसाब से जो हमने माना है कि 1/√2 जो है वो P/Q के रूप में है, हमने सबसे पहले क्या किया कि इनको तिर्यक गुणा के माध्यम से हमने क्या किया कि इसको निकाल लिया। Q बराबर P/√2 आ गया। ठीक है, दोनों पक्षों का हमने वर्ग कर दिया, तो Q² बराबर 2P² आ गया हमारे पास, जो कि हमने इसको जो दो इधर पर गुना हुआ था हमने इसको भाग दे दिया और हमने समीकरण नंबर 1 से ये पता लगा लिया कि जो 2 है ये P को काटता है। और जब हमने Q बराबर 2m रखा
तो हमें ये बात पता चल गई और इनका हमने दोनों पक्षों का वर्ग करने पर ये पता चला कि जो 2 है वो पी स्क्वायर को भी काटता है। अब यहाँ पर देख लीजिए कि 2 से समीकरण 1 तथा 2 से सिद्ध होता है कि 2 पी तथा क्यू दोनों को विभाजित करता है। अतः 2 जो है पी तथा क्यू का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, ये दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, जबकि हमारा जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो 1 होना चाहिए। तब जाकर के ये सिद्ध हो जाएगा कि नहीं यह एक परिमेय संख्या है। लेकिन जब हमने सिद्ध किया तो हमारी कल्पना गलत हो गई कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, जबकि √1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। और यहीं पर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो हमें सिद्ध करना था वो निकल करके आ गया। तो ये जो हमारी तीसरी जो सवाल है, इस तीसरी सवाल का पहला जो सवाल है हमने इसको सॉल्व कर दिया। तो चलिए अब चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए। चलिए अब दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। दूसरा सवाल क्या है, दूसरा सवाल दिया है, दूसरा सवाल है कि 7/5 इसको हमें सिद्ध करना है कि ये जो संख्या है ये एक अपरिमेय संख्या है। चलिए हम लिखते हैं कि हल। जब हल लिखेंगे, हल लिखने के बाद क्या करेंगे, हल लिखने के बाद हम मानते हैं कि कल्पना करते हैं। ठीक है, कल्पना करते हैं कि 7/5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। हम कल्पना कर लिए, हमने मान लिया कि यह जो संख्या है वो क्या है, वो एक परिमेय संख्या है। ठीक है, जब हमने इसको मान लिया तो जिसे हम क्या करेंगे, अगर हमने माना है तो जब हमने इसको माना है कि यह एक परिमेय संख्या है तो जिसे P/Q के रूप में लिखते हैं। ठीक है, P/Q के रूप में लिखते हैं जहां पर Q बराबर नहीं है 0 के। ठीक है, जहां पर Q बराबर नहीं है 0 के। P तथा Q दो पूर्णांक हैं, P तथा Q दो क्या है, तो पूर्णांक हैं, और इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 1 है। ठीक है, 1 है। तो चलिए अब हम अपने कल्पना जो हमने किया है उसी कल्पना को यहाँ पर रख करके देखते हैं। तो हमने 7/5 बराबर P/Q माना है, इसका हम तिर्यक गुना कर देते हैं। तिर्यक गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 7/5 Q बराबर के ये हो जाएगा P। ठीक है, तो इधर पर जितने भी पूर्णांक हैं हम उसको अलग कर लेते हैं। ठीक है, अलग कर लेते हैं तो ये इधर पर हो जाएगा 7/5 बराबर P/K ये जो 7 है और ये जो √5 है, √5 को हमने निकाल दिया तो 7Q बचेगा। तो इधर पर आप देख लीजिए कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लिखेंगे कि यहाँ पर P तथा Q दो पूर्णांक है, या लिख सकते हैं कि दोनों पूर्णांक हैं, तथा 7 भी पूर्णांक है। 7 भी क्या है, पूर्णांक है। जब 7 भी पूर्णांक है तो इसलिए P/में 7Q एक परिमेय संख्या है। ठीक है, यहाँ पर P तथा Q दोनों पूर्णांक हैं तथा 7 भी पूर्णांक है, इसलिए P/7Q एक परिमेय संख्या है। अतः
अतः लिख देंगे कि अतः क्या हो जाएगा कि अतः एक परिमेय संख्या, लिख देंगे कि अतः एक परिमेय संख्या कभी भी एक अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है, के बराबर नहीं होती है। ठीक है, अतः एक परिमेय संख्या कभी भी एक अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है। इसलिए हमारी कल्पना गलत है, हमारी जो कल्पना है वो गलत है कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। इसीलिए हमारी कल्पना ही गलत है कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, जबकि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, एक अपरिमेय संख्या है। ओके, ठीक है, और यही हमारा क्या हो जाएगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार वापस समझ लो। कल्पना करते हैं कि 7√5 एक परिमेय संख्या है जिसे हम p/q के रूप में लिखते हैं, जहां पर q बराबर 0 के नहीं होता है तथा p और q दो पूर्णांक होते हैं। पूर्णांक किसे कहते हैं आप लोगों को मालूम है, और इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है। चलिए, हमने अपने कल्पना के अनुसार हमने माना कि यह एक परिमेय संख्या है, हमने p/q के रूप में रखा। तिर्यक गुणा करके हमने ये पता लगा लिया कि 7√5 q बराबर p के है। फिर हमने क्या किया कि इधर पर जितने भी पूर्णांक थे हमने उसको इस साइड कर दिया। तो इधर जो पूर्णांक थे 7 गुणे q, इधर पर हमने जब लाया था इसको भाग दे दिया तो √5 अलग हो गया। हमने सिद्ध किया था कि √5 एक अपरिमेय संख्या होती है। तो हमने लिखा कि यहाँ पर p तथा q दोनों पूर्णांक हैं, p तथा q दोनों पूर्णांक हैं और 7 भी पूर्णांक है। इसीलिए p/7q एक परिमेय संख्या है। अतः एक परिमेय संख्या कभी भी एक अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है, कभी भी एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती। इसीलिए हमारी कल्पना गलत है कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, जबकि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। ये बात हमने सिद्ध कर दी। अब यहाँ पर आप लिख भी सकते हो कि इति सिद्धम। ठीक है, इति सिद्धम आप ये भी लिख सकते हो। ठीक है, ओके, हमने सिद्ध कर दिया और ये हमारा क्या है आंसर। आप यहीं पर आंसर लिख करके अब इसको छोड़ देंगे। तो चलिए, अब इस चैप्टर का सबसे जो आखिरी सवाल है, सवाल नंबर 3 जो है, इसको हम करते हैं। चलिए तीसरे सवाल की तरफ चलते हैं। तीसरा सवाल में क्या लिखा है? तीसरा सवाल कहता है कि 6 + √2 को हमें सिद्ध करना है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए लिखते हैं कि हल। हम लिख लेते हैं कि हल। जब हल लिखेंगे तो हम लिखेंगे इसके विपरीत कल्पना करते हैं। ठीक है, कल्पना करते हैं। आप ये भी लिख सकते हो कि डायरेक्ट आप लिख सकते हो कि कल्पना करते हैं। ठीक है, कल्पना करते हैं कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। ठीक है, एक परिमेय संख्या है, हमने मान लिया। ठीक है, किसी भी परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिखते हैं। ठीक है, लिखते हैं और ये बात हमको मालूम है, जहां पर
जहां पर q बराबर नहीं है 0 के, ठीक है, q बराबर नहीं है 0 के, p तथा, और लिख देंगे कि और p तथा q दो पूर्णांक है, दो पूर्णांक है और इनका एक उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है, ठीक है, होता है, और इसी को हम मौसवी कहते हैं, ठीक है। चलिए हम अपनी कल्पना के अनुसार हम इसको लिख लेते हैं कि 6 प्लस √2 बराबर p बटे के q। 6 का इधर पर हमने जोड़ा है तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा p बटे q माइनस 6, ठीक है, नीचे 1 आ जाएगा। जब आप √2 बराबर लिख लेंगे इसको q, एलसीएम ले लेंगे q, तो ये आ जाएगा p माइनस 6q, p माइनस 6q, ठीक है, p माइनस 6q। अब देखिए कि क्या है, अब यहां पर देखेंगे कि यहां पर जो बातें ध्यान देने वाली है कि जो p और q है, यहां पर लिखेंगे कि p तथा q दोनों क्या है, तो दोनों पूर्णांक हैं, p तथा q दोनों पूर्णांक हैं और क्या है, और 6 भी पूर्णांक है, 6 भी क्या है, पूर्णांक है। जब 6 पूर्णांक है तो फिर क्या हो जाएगा, यहां पर p तथा q दोनों पूर्णांक है और 6 भी पूर्णांक है, इसलिए क्या हो जाएगा, p माइनस 6q बटे में q एक कौन सी संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। जबकि लिखेंगे कि जबकि कभी भी एक परिमेय संख्या किसी भी, जबकि एक परिमेय संख्या किसी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है, ठीक है, नहीं होती है। ये बात हमको मालूम है कि जबकि कभी भी एक परिमेय संख्या किसी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है, ये बात हम जानते हैं। तब हमारी कल्पना गलत, हमारी जो कल्पना है वो गलत है कि 6 प्लस √2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। जबकि 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। नहीं, जबकि 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, और यही हमको सिद्ध करना था, ठीक है, यही हमको सिद्ध करना था। एक बार वापस चेक कर लेते हैं, बता देता हूँ, नहीं समझ में आया होगा तो एक बार फिर से देख लो। फिर से देखेंगे कि हमको सिद्ध करना था कि 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या, यही सिद्ध करना था हमें। हमने इसके विपरीत कल्पना कर लिया कि 6 प्लस √2 एक परिमेय संख्या है। किसी भी परिमेय संख्या को p बटे q के रूप में लिखते हैं,
ये बात हमको मालूम है। जहां पर q बराबर नहीं है 0 को, ये बात भी हमको मालूम है। p तथा q दो पूर्णांक है और इनका एक जो है उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है। चलिए अब हमने जब कल्पना के अनुसार हमने लिखा कि 6 प्लस अंडर रूट 2 बराबर p बटे q, हमने सबसे पहले क्या किया कि इनका पक्षांतरण कर दिया। पक्षांतरण जितने भी अंडर रूट वाले थे उसको अलग कर दिया और बिना अंडर रूट वालों को अलग कर दिया। तो बिना अंडर रूट वाले में ये सारी चीजें निकल करके आ गई हमारे पास। तो हमने देखा कि अंडर रूट वाले अलग हो गए और बिना अंडर रूट वाले अलग हो गए। हमने एक चीज पाया कि यहाँ पर p तथा q दोनों पूर्णांक है। हमने देखा कि 6 भी क्या है, तो पूर्णांक है। जब 6 भी पूर्णांक है तो हमने ये पता लगा लिया कि p माइनस 6q बटे में q एक परिमेय संख्या है। जबकि हमें मालूम है कि एक परिमेय संख्या कभी भी किसी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है, ये बात हमको मालूम है। तब हमारी कल्पना ही गलत है कि 6 प्लस अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है, जबकि 6 प्लस 2 एक अपरिमेय संख्या है। इसी बात को हमको सिद्ध करना था, हमने इसको सिद्ध कर दिया। तो ये जो इसके अंदर जितने भी प्रश्न थे, 3 प्रश्न थे, तीनों प्रश्नों में मिला करके कुल 5 प्रश्न थे और उन 5 प्रश्नों को हमने पूरी तरीके से सॉल्व कर दिया। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो।